नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों से मजारों को हटाने के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, निर्णय को रखा गया सुरक्षित। उत्तराखंड में एनआईए का पड़ा छापा, खालिस्तानी समर्थक से संपर्क होने की आशंका। बाजपुर में गुरविंदर सिंह के घर एनआईए का छापा। हल्द्वानी में एक मर्डर केस का बड़ा खुलासा, बीड़ी का बंडल न देने पर किया था कत्ल, किया गया गिरफ्तार। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी, पहाड़ों से मैदानों तक बदलेगा मौसम, होगी झमाझम बारिश। हेमकुंड साहिब यात्रा के तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना, मुख्यमंत्री धामी ने दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड में इन दिनों सरकारी भूमि से अवैध धार्मिक निर्माण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चल रही है। बता दें कि सरकार जमीनों पर बने धार्मिक निर्माण को हटा रही है। उत्तराखंड में अब तक 334 मजारों और 33 मंदिरों पर कार्रवाई की जा चुकी है। हरिद्वार निवासी हमजा राव और अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने कहा कि सरकार एक धर्म विशेष के निर्माणों को अवैध नाम देकर ध्वस्त कर रही है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि धर्म विशेष के खिलाफ की जा रही इस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, वहीं ध्वस्त किए गए मजारों का पुनर्निर्माण करवाया जाए। सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने कोर्ट को बताया कि इससे पहले भी ऐसी एक याचिका एकल पीठ ने खारिज कर दी थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरिद्वार, रुड़की, टिहरी, मोलधार, रामनगर, देहरादून, खटीमा, हल्द्वानी, नैनीताल आदि कई जगहों पर 300 से अधिक अतिक्रमण सरकार हटा चुकी है। वहीं सरकार आने वाले समय में 400 से ज्यादा अवैध मजारों को हटाने की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भूमि से अवैध धार्मिक निर्माण हटाने के आदेश दिए थे। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में नंदी देवी मर्डर का आखिरकार 13 दिन बाद पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने बीड़ी के बंडल के विवाद में महिला की हत्या की थी। दरअसल पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना से एक दिन पहले नंदी देवी से बीड़ी के बंडल के लिए उसका मामूली विवाद हुआ था। इससे गुस्सा कर उसने महिला को मारने की योजना तैयार की। 4 मई की रात आरोपी दीवार फांदकर उसके घर में घुस गया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसके घर में रखे सामान और रुपयों के साथ फरार हो गया। 4/5 को आपका हुई थी। इसमें आपका क्योंकि आसपास में कोई सीसीटीवी भी नहीं था, इसके अलावा सर्विलांस का भी कोई सबूत नहीं था, इसलिए इसमें जो है आपका पुलिस ने अपने मुखबिर लगाए। इसमें सत्यापन की कार्रवाई तेज़ की गई। ये देखा गया कि कोई आदमी यहाँ से मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि 1:45 पे इनका दामाद रोहित जब घर में सुबह 5 तारीख को पहुंचा तो उसके द्वारा दिन में जब पहुंचा तो उसके द्वारा देखा गया कि दरवाज़ा आधा खुला हुआ है और उसने अंदर जा कर के देखा तो वहां पे खून पड़ा हुआ था, घसीटने के निशान थे और बाथरूम में उसको डेड बॉडी मिली थी, गले में फंदा लगा हुआ था। इसमें पुलिस द्वारा लगातार जब सत्यापन की कार्रवाई की गई तो 9 तारीख से मनोज पुरी मिसिंग था। इसके बारे में जब गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला ये कुछ लोगों के साथ जुआ खेलता है। पुलिस ने उन सब से पूछताछ की। पुलिस ने इसमें देखा जाए तो 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की है, तो ये चीज़ निकल के आई कि इसने एक मोबाइल 500 रुपये में गिरवी रखा है। उस मोबाइल को देखा गया तो वो नंदा देवी का मोबाइल था। इससे क्लियर हुआ कि इसके द्वारा ये मोबाइल बेचा गया है। तो इसके आधार पर पुलिस ने मनोज पुरी की ढूंढ तलाश पूरी की। तो मनोज पुरी को पुलिस ने जब पकड़ा तो उसके द्वारा बताया गया कि 4 तारीख की दिन में वो शराब के नशे में धुत था, तो वो बीड़ी मांगने के लिए वहाँ पहुँचा। उनके द्वारा उसको गाली दी गई तो उसने इसको अपना अपमान समझ के हत्या का प्लान बना लिया और साथ में उसको उम्मीद थी कि इनके घर में पैसा मिलेगा भारी मात्रा में। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए 2 बजे वो वाटर पार्क वाले जंगल के पास दुबक के बैठ गया, जिससे उनका घर साफ दिखता था। 2:30 बजे करीब उसने देखा कि वाहनों की आवाजाही ख़त्म हो गई है, तो दीवार क्रॉस करके वो गैलरी के पास एक टीन है उस पर पीछे दुबक गया। वहाँ से जब 2:30 बजे के बाद वो महिला बाथरूम के लिए निकलने लगी तो इसने अपने हथौड़े से पर्दा हटा करके हथौड़े से इनके सर पे वार किया। वो वहीं नीचे गिर गई। उसके बाद उसने लगातार 3-4 वार किए हैं, जो उसके द्वारा बताया गया है। उसको लगा कि यहाँ पे ढूंढने में इसको दिक्कत आएगी तो उसने गले में फंदा डाला, इनको गैलरी में घसीटते हुए ले गया और इसको लगा कि अभी इसमें प्राण बचे हैं तो उसने पानी में उसको डुबो दिया। उसके बाद उसने घर की सर्च की है। उसको घर से जो बैग मिला था जिसमें साड़ियाँ हैं उनकी और जो गले में 60 रुपये उसको टोटल खिरची के मिले हैं वो लेकर के चला गया। इसमें जो हमारी टीम द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया, क्योंकि सब ने मिलकर है, चाहे उसमें एसओजी वाले हों, चाहे हमारे यहाँ के सारे थानाध्यक्ष हों, इसके अलावा जितने चौकी इंचार्ज थे, उनके पुरस्कार के रूप में मेरे द्वारा 5,000 रुपये की घोषणा की।
और खबर ऋषिकेश से है, जहां चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। वहीं बुधवार को उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में विश्व प्रसिद्ध श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभारंभ हो गया है, जिसके लिए राज्यपाल मेजर जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, मेयर अनिता ममगाई आदि लोगों ने श्री हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के जत्थे को हरी झंडी देकर रवाना किया। आज बड़ा खुशी का दिन है। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और पहला जत्था रवाना होने जा रहा है। हमारे पास 40,973 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो अपने आप में बड़ी हमारी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ ये और भी बढ़ेगा आगे जा कर के। मैं केवल ये सभी यात्रियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस यात्रा में जाकर के गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ये हमारा पवित्र धाम है और ये हमारा गुरुद्वारा है, तो कोई भी गंदगी हम वहाँ ना करें, तो ये सबसे बड़ी सेवा हमारी होगी। इसलिए कोई बोतल को ना फेंकना, कूड़े को ना फेंकना, उसको संग्रहित करना और यथास्थान फेंकना, कूड़े में फेंकना, ये हमारे लिए बड़ी समझदारी का काम होगा। तो मैं सभी से विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि आप देवभूमि में आए हैं, पवित्र धाम की यात्रा कर रहे हैं और गुरु की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसके साथ साथ इस धाम को हमने गंदा नहीं करना है, पवित्रता का ध्यान विशेष करके रखना है। रोपवे के लिए हम चाहते हैं, क्योंकि काफी लोग जाते हैं और पहुंच नहीं पाते हैं, तो रोपवे की सुलभ वो जो उसकी बनेगा, जल्दी बनेगा और उसके लिए हम अभी जो है टेंडर कर रहे हैं और उसके बाद पूरी प्रक्रिया उसकी चालू हो जाएगी, फिर यात्रा और भी आसान हो जाएगी, सुलभ हो जाएगी। प्रतिबंधित है, पर निश्चित रूप में इस समय जरा थोड़ा सा मेट्रोलॉजिकल, क्योंकि अभी मोचा चक्रवात आया हुआ है, उससे मौसम बिगड़ा हुआ है, तो मौसम का सूचना लेकर के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की सूचना लेके ही यात्रा करेंगे, तो मैं समझता हूँ श्रेय। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं का पूरी तरह से उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी यात्रा बिना कष्ट के हो, बिना किसी परेशानी के हो, बिना किसी बाधा के हो। उसके लिए उत्तराखंड की सरकार इस गुरु घर के आज पवित्र प्रांगण से हम ये कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जहां हमारे बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण का काम, मास्टर प्लान का काम उनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है और इस साल के अंत तक वो काम पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार से हेमकुंड साहिब जाने वाला जो रोपवे है वह भी उन्होंने उसका शिलान्यास कर दिया है। आने वाले समय में ये यात्रा हमारी बहुत कम समय में पूरी की जा सकेगी और ऐसे लोग भी यात्रा कर पाएंगे जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या वृद्ध हैं, उन सबको भी यात्रा करने का अवसर मिलेगा, केदारनाथ जी की यात्रा का अवसर मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वो काम किया है जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं है। बुधवार को मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार स्थित रोशनाबाद पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने इंद्रलोक फेज 2 में पीएम आवास योजना के तहत बने 528 फ्लैटों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। ये फ्लैट विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए हैं, जो महज 1.5 साल में बनकर तैयार हुए हैं। वहीं इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 12 अन्य योजनाओं का भी यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण किया। अब खबर रुड़की से है, जहां वन रेंज के मानरा मजरा गांव में आम के बाग में रखवाली कर रहे 3 युवकों को आदमखोर गुलदार ने हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। गुलदार के हमले से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वन महकमे के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। वहीं हमला इतना भयानक था कि 18 वर्षीय नवाब नाम के लड़के के हाथों में गुलदार ने दांत गड़ दिए और शरीर पूरी तरह से जख्मी हो गया। घटना के बाद लोग खेतों और बागों में जाने से परहेज कर रहे हैं। जी बाग में पड़े हुए थे हम। अच्छा, तो वो वहीं पे आया और हमला किया। कौन आया वहाँ पर? गुलदार आया था। अच्छा। गुलदार पहले मेरे भाई पे हमला किया, फिर मैं उसे छुड़ाने के लिए गया तो मुझे फाड़ दिया था। अच्छा, कितने लोग थे तुम? अजी 3 लोग। चक्कर मार रहा था ना बाग में। 3 लोग। जी। अच्छा, वहाँ से क्या कर रहे थे आप? अजी बाग में आम का बाग ले रखा, उसकी रखवाली के लिए। अच्छा, जगह कौन सी है वो? अजी जंगल डांडा बोलता है वो, मानक मजरे का। अच्छा, मानक मजरे का डांडा। तो किस टाइम की घटना है लगभग ये? 6 बजे की सर। 6 बजे की। तो किधर से आया था वो? अजी नदी में से आया था शायद। नदी में से? हमें तो जब दिखा, जब पास आ गया वो। अच्छा, आते ही हमला किया उसने? जी। जी बच्चे मेरे वहाँ बाग में अपने रखवालों को कर रहता है। अच्छा। अपनी मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ ले रखे बगीचे से पेंटे छोटे बहुत है। हाँ। वहाँ से गुलदार आया नदी में से लिखा। अच्छा। उसने
ये 2-3 जने थे, इन पर हमला करा, इन्हें पड़े जब बच्चों को मेरे। अच्छा, कितने बच्चे थे वहाँ पर उस टाइम ये? जी बच्चे थे 3 थे मौके पता नहीं। हाँ अच्छा, तो अब सरकार से क्या चाहते हो? जी सरकार से ये कहना है कुछ इनकी देखा भाड़ी करो, दवा दरमल हो, मेरी उस जानवर को पकड़ा नहीं वो बहुत कुछ करेगा, हम भी वहाँ रहना पड़ेगा, पेंटो पाटो की जगह जी कभी जाना पड़ जाए वहाँ। और हमारे गरीब आदमी, हम मजदूर आदमी, हमारी मदद चाह रही थी। अब खबर खटीमा से है, जहां उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट तहसीलदार सुबांगी द्वारा खटीमा के पीलीभीत जाने वाली रोड पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई। खटीमा में उप जिलाधिकारी ने पीलीभीत रोड पर अवैध रूप से 2 खाने के ढाबों को ध्वस्त किया, वहीं 2 अवैध रूप से प्रयोग में लाए जा रहे घरेलू सिलेंडर को भी जब्त किया। ये अतिक्रमण होने के कारण यहाँ पर काफ़ी सड़क का जाम हो रहा था और क्या बोलते हैं दुर्घटनाएं भी होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई थी। लिहाजा पीडब्ल्यू के साथ मिलकर आज हमने जो भी हमारे मुख्य चौराहे से लेकर ये पीलीभीत रोड में जितने भी अतिक्रमण थे उनको हटा दिया। ऊपर से भी हमें निर्देश है कि जितना भी सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण हो उसे हटाया जाए। लिहाजा आज हमने सख्ती बरतते हुए सारे अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। हमारे जितना भी अतिक्रमण हुआ है, फुटपाथ में हुआ है, चाहे सरकारी ज़मीन हुआ है, वो गलत है, क्योंकि इससे ये कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था हमारी प्रभावित होती है। लिहाजा माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के क्रम में ही हमने ये कार्रवाई कर रहे हैं और लिहाजा इसको हम बदस्तूर जारी भी रखेंगे और कोई भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तरकाशी से है, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य यमुनोत्री धाम पहुंची। मंत्री रेखा आर्य ने जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के लिए पैदल यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत भी की और उनका हालचाल भी जाना। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने श्रद्धालुओं से 4 धाम यात्रा में उनके अनुभवों को भी सुना। इस दौरान यात्रियों ने 4 धाम यात्रा में सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष भी व्यक्त किया। आज बड़े सौभाग्य से मुझे यमुनोत्री की दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से यात्रा पूरा यमुना पथ में चलते हुए माँ के उद्गम स्थल तक पहुँचना अपने आप में शब्दों में बयान न कर सकने वाला एक भाव है। और जिस प्रकार से यात्रियों में जोश है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 60 से 65 वर्ष की उम्र की माता जी भी पूरी श्रद्धा के साथ में यमुनोत्री धाम से अपनी यात्रा को प्रारंभ करने का उन्होंने संकल्प लिया है और बाकायदा पूरा 5-6 किलोमीटर वो हमारे साथ चल के आई। ये इससे पता चलता है कि कितनी श्रद्धा जो है यमुनोत्री धाम के प्रति है। आज मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही मंदिर कमेटी के लोगों से भी मुलाकात हुई और मंदिर कमेटी के लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर मांगी है, जिसको लेकर आने वाले समय में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता रहेगी। पर्यटन मंत्री जी से भी इस संदर्भ में वार्ता करूंगी कि महिलाओं के लिए चाहे वो चेंजिंग रूम हो या टॉयलेट्स हो, ये यहाँ पर बने और कुछ व्यवस्थाएं जो यहाँ पर होनी चाहिए वो व्यवस्था यहाँ पर हो। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी यह गौर करने वाली बात है कि यात्रा निर्बाध तरीके से चल रही है। लोग स्वयं अनुशासन में अनुशासित होते हुए बाकायदा यात्रा कर रहे हैं और माँ यमुना से तो इतनी ही प्रार्थना रहेगी कि हमारे उत्तराखंड में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। जिस प्रकार से उत्तराखंड का परिचय इन 4 धामों से आता है, यमुनोत्री धाम जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, मैं चाहूँगी कि माँ की कृपा सदैव इस देवभूमि को प्राप्त होती रहे और उत्तराखंड का हर वासी सुख समृद्धि को प्राप्त करे। यही कामना जो है मैंने आज यमुनोत्री धाम में आकर माँ से मांगी। मैं शब्दों के माध्यम से नहीं कह सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि शायद आज बुलावा आया तो इसलिए आने का मौका मिल गया। मैं माँ का बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में सल्ट विधायक महेश जीना ने मोले खाल में मल्टी लेवल कार पार्किंग के निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर शुभारंभ कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सल्ट विधायक महेश जीना द्वारा 4 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से टैक्सी पार्किंग बनाई जा रही है। निर्माण कार्यदायी संस्था CNDS रानीखेत द्वारा किया जा रहा है। पार्किंग भवन का कार्य 2 फ्लोर में किया जाएगा, जिसमें 28 गाड़ियां एक फ्लोर में और कुल मिला के शुरुआत में 52 गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। ये हमारे सल्ट मंडल की काफ़ी पुरानी मांग थी और इसको हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे को 5 सितंबर को दी गई थी और इसका कार्य अभी CNDS के द्वारा शुरू हुआ है। इसकी लागत लगभग 4 करोड़ 55 लाख रुपए के आसपास की है और जल्दी ये एक भव्य पार्किंग बन रही है, क्योंकि इसको हम इस दृष्टि से देख रहे हैं कि कल को यहाँ पर जब टूरिज्म बढ़ेगा तो होटलों की संख्या भी बढ़ेगी और उस समय जो पार्किंग की कठिनाई होगी उसका भविष्य का सोचते हुए इसकी हमने शुरुआत की है।
खबर देहरादून से है, जहां मशहूर पैन एशियन रेस्टोरेंट चेन काइलिंग ने देहरादून में सेंट्री मॉल में अपना नया आउटलेट खोल दिया है। इस आउटलेट का उद्घाटन काइलिन के लिए एक रोमांचक कदम है। इसके साथ ही भोजन प्रेमियों को अद्वितीय भोजन का अनुभव प्राप्त होगा। काइलिन के संस्थापक सौरभ खनिजो ने काइलिन के पाक अनुभव को देहरादून में लाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। बेसिकली चाइनीज़, थाई, जापानीज़ बहुत सारा कुजीन सर्व कर रहे हैं एंड हमारी जगह जगह लोकेशन है। हमारी यूएसपी यहाँ पे बेसिकली जो हम देहरादून में नया लेके आए हैं सुशी है, तरह तरह के डिम्सम है, बहुत सारे एशियन बोल हैं और टिपिकल चाइनीज़ के अलावा जैसे रामे हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास थाई बोल हैं, हमारे पास हॉट स्टोन बोल है जो देहरादून में अभी तक नहीं हुआ मेरे हिसाब से। और लोग जो भी यहाँ पे आएंगे उनको ट्राई करेंगे उनको काफ़ी पसंद आएगा। खबर चमोली जिले से है, जहां मैठाना गांव में भीषण आग लग गई। वहीं गोपेश्वर से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां यहां पर आई। दरअसल किसी शरारती तत्व ने ये आग लगाई है। आपको बता दें, ग्रामीणों की गौशालाओं, आवासीय भवनों को आग ने बुरी तरह घेर लिया था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग को काबू में पाया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर प्रधान श्री प्रसाद डिमरी, ग्रामीण विमल मैठानी, रमेश डिमरी आदि लोगों ने कहा कि किसी शरारती तत्व ने ये आग लगाई है। उन्होंने कहा कि ये घटना दिन की है, इसी वजह से इस आग पर काबू पा लिया गया था। अगर घटना शाम या देर रात की होती तो पूरा गाँव जलकर खाक हो जाता। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और उनके सुरक्षा कर्मी और समर्थक द्वारा एक स्थानीय युवक सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ सड़क पर मारपीट की गई थी। वहीं सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी कुछ महिलाओं के साथ बुधवार को ऋषिकेश स्थित हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्याय की गुहार लगाने पहुंची, लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उनको मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया और गुरुद्वारे के मैनेजर के कमरे में उनको रोक लिया। हालांकि सुरेंद्र सिंह नेगी और उनकी पत्नी दमयंती नेगी मुख्यमंत्री से मिलने की गुहार पुलिस अधिकारियों से लगाती रही। उसने पुलिस अधिकारियों के आगे हाथ भी जोड़े, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। वहीं जब महिला किसी तरह से मीडिया के पास पहुंची तो पुलिस ने जबरन महिला को मीडिया के सामने से हटाकर गाड़ी में बिठा दिया। खबर उधम सिंह नगर जिले से है, जहां सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम रतनपुरा में एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ एक घर में छापेमारी की। वहीं एनआईए की टीम की छापेमारी से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम रतनपुरा निवासी गुरविंदर सिंह के घर में एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस और एसओजी की टीम के साथ छापेमारी की। आपको बता दें कि बाजपुर कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि गुरविंदर सिंह वर्तमान में इंग्लैंड में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है, वहीं घर की तलाशी भी ली जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला खालिस्तानी समर्थक से जुड़ा हुआ है। इसी की छानबीन एनआईए लगातार कर रही है। चंपावत के बनबसा नगर के स्ट्रॉन्ग फार्म के पास हाईवे पर बुधवार सुबह 10 बजे मैक्स वाहन और स्कूटी में भिड़ंत हो गई, जिसके चलते मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिसमें एक की मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 5 मरीजों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। आपको बता दें कि मैक्स गाड़ी रुद्रपुर से होते हुए धारचूला जा रही थी। कुछ घायलों का इलाज उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में चल रहा है। सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने में महज 3 दिन का समय शेष है। बुधवार को ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला स्थित गुरुद्वारे से धाम के लिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शामिल रहे। पहले जत्थे में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से 300 यात्री शामिल हुए। 4 धाम यात्रा के पंजीकरण प्रभारी प्रेमानंद ने बताया कि पंजीकरण केंद्र में 3 काउंटर होंगे। ये केंद्र सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक खुलेंगे। वहीं धाम में अधिक बर्फ होने की वजह से फिलहाल 60 साल से अधिक उम्र के बीमार यात्रियों को जाने पर चमोली जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। 4 धाम की यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ हो गई थी। 22 अप्रैल को जहाँ गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, वहीं 25 तारीख को 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुले थे। 27 को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे और लगातार यात्रा चल रही है। 1 महीने का कालखंड आज से 4 दिन बाद यात्रा का पूरा हो जाएगा। इस बार क्योंकि हमको पहले से ही ये अंदाजा था कि यात्रा पिछले साल से भी बड़ी होगी। पिछले साल की यात्रा में पूरे यात्रा के सीजन में 50 लाख से भी अधिक लोगों ने रजिस्टर्ड रूप से और ऑफलाइन चारों धामों के दर्शन किए थे। पिछले साल भी बहुत बड़ी चुनौती थी, इस साल भी हमारे सामने चुनौती है कि यात्रा सबके सहयोग से सकुशल संपन्न हो और अब धीरे धीरे यात्रा अपने चरम पर आ गई है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि केदारनाथ जी में एक दिन में 1 महीने दिन 30,000 से भी ज़्यादा लोगों ने दर्शन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। ये बड़ी चुनौती थी और जहां पिछले 1 महीने से लगातार बर्फबारी की हो रही है।
बुधवार को एनआईए ने 6 जिलों में 122 जगहों पर छापे मारे। जानकारी के मुताबिक एनआईए को सूचना मिली थी कि इन जगहों पर पाकिस्तानी और खालिस्तानी समर्थक मौजूद हैं। वहीं उत्तराखंड के बाजपुर के रतनपुरा गांव के निवासी गुरविंदर सिंह के घर भी एनआईए ने छापा मारा है। खबर थी कि गुरविंदर सिंह का खालिस्तानी समर्थक से संपर्क है, जिसको लेकर एनआईए की टीम बाजपुर पहुंची, लेकिन गुरविंदर सिंह घर पर नहीं मिल पाया। बताया जा रहा है कि वो अपने पिता के साथ विदेश में है। पर चमोली जिले के पोखरी से है, जहां उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज की पहल पर मंगलवार को जिले की क्रौच पर्वत में स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर में भव्य 108 बालमुखी संघ पूजा और हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद कार्तिकेय स्वामी यहां पहुंचे तो गणेश को श्रेष्ठ पद दिया गया, जिसके बाद कार्तिकेय ने अपनी मां पार्वती से नाराज होकर यहां पर तपस्या की थी। आपको बता दें कि कार्तिक स्वामी आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अवसर पर केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से इस को विकसित किए जाने से क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं प्रदेश भी विकास के पथ पर अग्रसर होगा। आपको बता दें कि कार्तिक स्वामी ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मंदिर में जाकर अर्धचंद्राकार हिमालय के दर्शन होते हैं। पर कार्तिकेय स्वामी का जो तपस्थली है, जहाँ पर उन्हें तप किया, वहाँ पर आए हुए हैं। दक्षिण भारत के यहाँ प्रमुख शिवाचार्य गुरुजन लोग आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा क्या कहते हैं, वालम शंख से जो है 108 शंखों से पूजन हुआ है, विधि विधान से पूजन हुआ है। और ये मैं समझता हूँ दक्षिण को काफ़ी आकर्षित करेगा, जो खास करके हमारे मुरुगन स्वामी, हमारे कार्तिकेय स्वामी के शिष्य हैं, उनको आकर्षित करेगा। बहुत मेजॉरिटी इनकी जो है तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तो वहाँ से लोग यहाँ आएंगे। और केरल के अंदर बहुत ज़्यादा इनको लोग मानते हैं, तो निश्चित रूप में ये उस समुदाय के लोगों को यहाँ आकर्षित करेगा। और ये बहुत बड़ा एक तपस्थल है जहाँ से उन्होंने शक्ति प्राप्त की और फिर वो दक्षिण की तरफ निकलते हैं। रोपवे के लेकर के बातें हो रही है कि रोपवे यहाँ पे बनेगा, क्या कुछ आपने इसके बारे में? हम रोपवे का एक पॉसिबिलिटी है और एक है फंडिकुलर की पॉसिबिलिटी है। सारी पॉसिबिलिटी को देखा जाएगा जिससे अधिक से अधिक यात्री यहाँ आ सके। और यहाँ और भी जो काम कर रहे हैं, हेलीपैड का काम है, वो सब चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों को प्रशासन की ओर से एक बार फिर टोकन सिस्टम के जरिए दर्शन कराए जा रहे हैं, जिसमें तीर्थ यात्री अपनी बारी आने पर ही दर्शन कर रहे हैं। इससे यात्रियों को घंटों तक लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद केदारनाथ मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। स्थिति यह है कि भक्तों के बीच धक्का मुक्की तक हो रही है। इसी को देखते हुए कई बार पुलिस को भी सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। धाम पहुंचने वाले भक्तों को घंटों तक लाइन में न लगना पड़े, वहीं कम समय में दर्शन हो सके, इसके लिए यात्रियों को टोकन दिया जा रहा है। टोकन में दिए गए समय के मुताबिक ही यात्री दर्शन करने आ रहे हैं। इस व्यवस्था से जहाँ मंदिर में दर्शनों के लिए लाइन नहीं लग रही है, वही भक्त कम समय में बाबा के दर्शन अच्छे से कर पा रहे हैं। अब खबर चमोली से है, जहां चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली अपनी शीतकालीन गद्य स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर के लिए रवाना होगी। सुबह से ही भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली रवाना करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान हंस फाउंडेशन की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। रुद्रनाथ की डोली विदाई के समय सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शनों के लिए यहाँ पहुंचे और रुद्रनाथ की डोली को भगवान बाबा के जयकारों के साथ विदा किया गया। 20 मई को भगवान रुद्रनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। जैसे आप सभी को विदित होगा, भगवान श्री रुद्रनाथ चतुर्थ केदार में से एक है, जहाँ पे भगवान श्री शिव का मुखारविंद का दर्शन होता है। एक आनंद मुखारविंद का दर्शन जहाँ होता है वो भगवान श्री रुद्रनाथ जी हैं। बहुत ही कम लोगों को पता होगी भगवान श्री रुद्रनाथ जी का जो एक आनंद मुख का दर्शन होता है वो श्री रुद्रनाथ जी में होता है, और चतुरानंद पशुपतिनाथ में होता है, और पंचानंद ओणेश्वर नाम के मंदिर में होता है। और जैसे आप कह सकते हैं कि भगवान श्री रुद्रनाथ जी ये जो चल विग्रह मूर्ति है आज अपने रुद्र धाम के लिए प्रस्थान करेगी। आज जो रात्रि विश्राम होगा वो लीटी में होगा। कल भगवान श्री अपने रुद्र धाम पहुंच जाएंगे और कल शाम भगवान श्री रुद्रनाथ जी में अखंड रामायण का पाठ होना है। तत्पश्चात 20 तारीख को प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में रामायण का पाठ खत्म होगा। तत्पश्चात भगवान श्री रुद्रनाथ जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। धन्यवाद। अब खबर विकासनगर से है, जहां नगर पंचायत सैलाकुई के अधिशासी अधिकारी भगवंत सिंह बिष्ट की अगुवाई में पॉल्यूशन कंट्रोल और स्थानीय पुलिस के साथ टीम बनाकर की गई कार्रवाई में 1600 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है, जिसके बाद बरामद माल को जब्त करते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चेकिंग के दौरान हम सैलाकुई बाजार में थे तो एक लड़का हमें बाइक पे पन्नी बेचता हुआ मिला, तो उसको पकड़ा गया। तो फिर उससे पूछताछ में पता चला कि उसका जो है गोदाम आपका कैंचीवाला में बनाया गया है। तो फिर एक संयुक्त टीम बनाई गई, जिसमें एसओ साहब सैलाकुई, मोहन सिंह सर, हमारे पीसीबी से भी आए थे सुरेंद्र जी, और मेरे द्वारा टीम को लेके कैंचीवाला ऐसे गोदाम पे छापा मारा गया और वहाँ से हमें 1600 केजी कुंटल आपका 16 कुंटल माल जो आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक की श्रेणी में आता है, जो बैन है, वो प्राप्त मिला है। सर कितना लगभग माल होगा, क्या इसका लागत होगी? लगभग अगर मोटा मोटा देखें
तो ये 2 लाख के लगभग का इसका सामान है। 1.5 से 2 लाख के लगभग की इसकी कॉस्टिंग होगी, जिसकी इसकी पॉलीथीन है, आपके जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन ग्लासेस हैं वो हैं, स्ट्रॉज हैं, आपके फोक हैं, और पॉलीथीन भी इसमें आपकी कोई ब्लैक पॉलीथीन है, कोई वाइट पॉलीथीन है। पॉलीथीन भी इसके अलग अलग टाइप की, मीट वाले को देते हैं तो ब्लैक वाली दे देते हैं जो प्रतिबंधित है। तो अब कार्रवाई क्या की जाएगी? अब इसके जो हमने ये किया है इसको सील किया जा रहा है, प्लस इसके ऊपर जो हमारी आपकी 16 फरवरी 2021 की जो उत्तराखंड शासन द्वारा जो अधिसूचना जारी हुई थी उसके क्रम में इस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो इसको खुदरा विक्रेता के तौर पे इस पर 1 लाख का चालान नगर पालिका स्वयं करेगी, बाकी अन्य विभाग भी अपनी जो कार्रवाई होंगी वो करेंगे। और पुलिस एक्ट में भी एसओ साहब इसका चालान करेंगे। क्या सर आने वाले समय भी इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा अभियान लगातार चालू रहेगा, क्योंकि मेरे पास 2 नगर पालिकाओं का चार्ज है। आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने हरबटपुर में भी इस प्रकार की कार्रवाई कई बार करी है, मगर इतनी ज़्यादा मात्रा में सामग्री वहाँ नहीं मिली, मगर यहाँ पे हमें इसमें सफलता मिली है। तो हमने यहाँ जो कार्रवाई आज की है भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। सर देखने को मिल रहा है कि हर जगह प्लास्टिक का यूज हो रहा है दुकानों वगैरह में, इसमें कुछ कार्रवाई हुई? इसमें लगातार हमारी जो टीम बनाई गई है शासन स्तर पे, जिला स्तर पे सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि किसका क्या काम है, वो हर आदमी काम कर रहा है और हम लोग भी उसी क्रम में आगे इस प्रकार की कार्रवाई करते थे। क्या सर नगर पालिका द्वारा जो है बैन के बारे में बताया जा रहा है इससे मार्केट? बिल्कुल, शहर में हमारे व्यापार मंडल के साथ एक बैठक हो चुकी है, प्लस यहाँ पे मेरे द्वारा, क्योंकि पूर्व में ये तो आपका 16 फरवरी 2021 के नोटिफिकेशन है जिसमें आपका ये आ चुका, और ये कई आपके ऐसी सिंगल यूज प्लास्टिक है जो उससे पहले भी बैन हो चुके थे, ये थर्माकोल के प्लेट्स, ग्लास। मगर ये जो आपकी 16 फरवरी 2021 की जो अधिसूचना है इसके क्रम में भी जो मेरे से पूर्व में जो अधिशासी अधिकारी यहाँ रहे हैं उनके द्वारा यहाँ प्रचार प्रसार किया गया, सभी लोगों को बताया गया, और मेरे द्वारा जब यहाँ ज्वाइन किया गया उसके बाद। खबर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा से है, जहां उत्तरी बनबसा कक्ष संख्या 2 खटीमा रेंज के अंतर्गत लोहिया हेड रोड में पॉलीफ्लेक्स कंपनी के पास वन भूमि पर अवैध मजार को खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और एसडीओ वन विभाग संतोष कुमार पंत के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किया गया। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि शासन और न्यायालय के अनुपालन में ये कार्रवाई की जा रही है। हमने जो ये पॉलीप्लेक्स के सामने रिजर्व फॉरेस्ट में एक अवैध रूप से पीर बाबा की मजार बनी हुई थी, उसको हमने ध्वस्त करने की कार्रवाई की है, क्योंकि लगातार सरकार से ये आदेश है कि जितने भी हमारी सरकारी भूमि या रास्ते हैं उसमें जो अवैध धार्मिक संस्थाएं हैं उसका निर्माण नहीं किया जा सकता, और माननीय न्यायालय का भी यही आदेश है। उसी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हमने आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। सर अभी फॉरेस्ट विभाग ने चिन्हीकरण किया है, उसकी सूची हमें उपलब्ध करवा रहे हैं, और उनके जैसे वो हमसे सहायता मांगे उस हिसाब से पुलिस प्रशासन उनको सहायता देगी। ये जो वन भूमि या जो भी मेरी सरकारी भूमि है उसमें जो अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध वन विभाग प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग से लगातार उसकी बेदखली कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में आज जो उत्तरी बनबसा कक्ष संख्या 2 में खटीमा रेंज के अंतर्गत एक अवैध धार्मिक संरचना जो पाई गई थी उससे मुक्त किए जाने की कार्रवाई की गई। इसमें जो हमारे प्रभाग के अंतर्गत है सभी चिन्हित क्षेत्रों में नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अमल में लाने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी, जो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। नहीं, उनको अभी समय दिया गया है नियमानुसार, तो अभी किसी को अवैध कहना या वैध कहना ये अभी संभव नहीं है। जिस हिसाब से उनको दिए हुए समय में जो भी साक्ष्य उनके द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसके आधार पर ही हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। चिन्हीकरण में भी कई तरह की इसमें कई तरीके के प्रकरण हैं, कई में सीमाओं की स्थिति स्पष्ट नहीं है, कुछ में वाद माननीय न्यायालयों में दायर हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए अग्रता कार्रवाई की। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।